नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा कर रहे थे और इसकी मैंने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी और आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मई की आगे की जो इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम है वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। और साथियों, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि हम एक इंपॉर्टेंट डेज की वीडियोस बनाएंगे जिसमें मई के इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण दिवस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन किसी कारणवश जो वो आपकी क्लास कल नहीं आ पाई थी, वो क्लास भी आज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और धीरे धीरे करके हम जितने भी हमारे 12 मंथ्स होते हैं उनके सभी के महत्वपूर्ण डेज जो हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर की क्लास है और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मई के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको हम मई के समाप्त होने तक सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे और उसके बाद 1 जून से हम स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास। और देखिए, करंट अफेयर की क्लास जो आपकी मेरी ऐसी क्लास करने की कोशिश करता हूं कि जिसमें आपके हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं कवर अप होते चलेंगे। तो साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से आपको चीज़ों को कंप्लीट कराया जाए और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप कोशिश करते हैं कि जो भी मैं आपको बताता हूं आप पेपर और कॉपी लेकर के उस पर ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि हौसले की तर्कस में वो कोशिश का तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। जब तक आपके जीतने की उम्मीद है तब तक आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता। बस अपने पर विश्वास रखना और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। अपने माँ बाप के सपनों के लिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी बेच करके भी हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। कहने का अर्थ है कि तब तक हमको मेहनत करनी है, जब तक मेहनत करनी है तब तक कॉपी और पेन की जंग चलती रहेगी जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते। और अपने एक जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी और ये अगर आज असफलता मिल रही है तो ये असफलता से ही आपकी कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ बनेंगी और जाके सफलता तक आप पहुँचेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा देश जो है वो कोविड-19 की जंग से लड़ रहा है, तो इसी के लिए बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मेडिसिन बना रही हैं। तो इसी में एक हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? इसका काम है कि जो ऑक्सीजन सपोर्टर पर रहने वाले मरीज़ है उनको लगभग 90% 95% तक ये क्या करेगी, अब वहाँ तक उनको ऑक्सीजन लेवल तक उनके 90% 95% तक पहुँचाएगी। यहाँ पर जो हमारे हवा में जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसमें क्या है, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो उसमें से नाइट्रोजन को ख़त्म करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा करके उनको मतलब वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, जिससे कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखा जा सके। और ये 1 मिनट में लगभग 10 लीटर तक ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस करेगी और इसमें आप इसके साथ कम से कम एक बार में 2 मरीजों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिसका नाम है श्वास, तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो ये श्वास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है आपका, ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा बनाया गया है। यानी किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा बनाया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि इसरो की बहुत सारे संगठन हैं जहां पर अलग अलग रॉकेट के प्रयोग होते हैं, या फिर कहीं पर जैसे आपका सतीश धवन हो गया, विक्रम साराभाई हो गया, तो अलग अलग सेंटर हैं। तो उसमें से जो इसरो का एक सेंटर है जिसको क्या नाम दिया जाता है, इसरो का जो एक सेंटर है विक्रम साराभाई। कौन सा सेंटर है? विक्रम साराभाई जो सेंटर है, विक्रम साराभाई जो सेंटर है, इस सेंटर पर ही विक्रम साराभाई सेंटर के द्वारा क्या है, इसको बनाया गया है। यानी कि इसरो के द्वारा, इसरो का जो सेंटर है विक्रम साराभाई, उसके द्वारा ही इसको क्या किया गया, बनाया गया है। ये जो सेंटर है आपका ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका केरल के कहाँ पर स्थित है? केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यानी कि जो श्वास आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा बनाया गया। और ये इसरो की जो हमारी एक संस्था है विक्रम साराभाई जो कि केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित है उसके द्वारा बनाया गया है। अच्छा, अगर हम बात कर लें इसरो की, तो अगर इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो जो इसरो की स्थापना है वो कब हुई थी? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त। कब होती है? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की जाती है। और अगर बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटक में। अगर बात करें कि वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं, इसके जो वर्तमान निदेशक हैं, तो वर्तमान निदेशक कौन है इसके? वर्तमान निदेशक की अगर बात की जाए तो कौन है? के सिवान जो है वो इसके वर्तमान निदेशक हैं।
के सिवान जो है वो वर्तमान निदेशक हैं। अगर बात करें कि इसके सबसे पहले निदेशक कौन थे, तो सबसे पहले निदेशक कौन थे, विक्रम साराभाई जो थे वो क्या थे, इसके पहले निदेशक थे। विक्रम साराभाई जो थे वो क्या थे, इसके सबसे पहले निदेशक थे। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो किसके द्वारा बनाया गया, इसरो के द्वारा बनाया गया। और इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। और वर्तमान निदेशक कौन है, हमारे के सिवान है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया गया है। और आपको पता है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत में जो चौथी मेडिसिन यानी कि दवा यूज़ की गई थी, जिसका नाम क्या था आपका 2DG। आपने देखा होगा इसका नाम क्या है, 2DG, यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसको बनाया गया था DRDO के द्वारा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये भी आपका क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। और ये जो आपका 2DG है ये एक पाउडर के प्रकार का होता है जिसको आप पानी में घोल करके पी सकते हैं। और ये भी क्या है, कोरोना से पीड़ित जो मरीज़ हैं उनके ऑक्सीजन लेवल को कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। तो ये जो आपका 2DG है किसके द्वारा बनाया गया, DRDO के द्वारा बनाया गया है। और अगर हम DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। और DRDO के हेडक्वार्टर की बात करें तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और DRDO के अगर हम अध्यक्ष की मतलब इस समय निदेशक की बात करें तो कौन है, G सतीश रेड्डी हैं। G सतीश रेड्डी जो है कौन है, इसके G सतीश रेड्डी इसमें वर्तमान में इसके निदेशक हैं। तो याद रखना है कि आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसके द्वारा बनाया गया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो सांस है वो आपका इसरो के द्वारा बनाया गया है। और जो आपका 2DG पाउडर है वो आपका किसके द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया आपका DRDO के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत आवाज़ देने के लिए दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अभी जैसे इजराइल और हमास मुद्दा चल रहा था, यानी कि जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राय क्या है या भारत का क्या तर्क है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए यानी कि दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए एक चैनल की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है, दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, राज्यसभा टीवी के द्वारा, लोकसभा टीवी के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा या फिर संसद टीवी के द्वारा। तो याद रखना कि ये अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, प्रसार भारती के द्वारा। नोट करना किसके द्वारा बनाया गया, ये लॉन्च किया गया प्रसार भारती के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा। अगर बेटा हम बात करें प्रसार भारती की तो देखिए प्रसार भारती की जो स्थापना है वो कब होती है, 1957 में प्रसार भारती की स्थापना होती है। और वर्तमान में अगर हम इसके CEO की बात करें तो वर्तमान में इसके CEO कौन है, शशि शेखर, कौन है, शशि शेखर वेम्पति, कौन है इसके, शशि शेखर वेम्पति जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, CEO है। यानी कि अगर जो हमारा दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल है जो कि वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ को मजबूत करेगा वो किसके द्वारा बनाया गया, प्रसार भारती के द्वारा बनाया गया है। और ये 1997 में इसकी स्थापना होती है और इसके CEO वर्तमान में कौन है, शशि शेखर वेम्पति हैं। अगर हम बात करें आपको पता होगा कि प्रसार भारती की दो एजेंसियां हैं, कौन कौन सी, आपने एक एजेंसी का नाम सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो, कौन सी है, ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि एक जो इसकी एजेंसी है वो कौन सी, ऑल इंडिया रेडियो है। और दूसरी एजेंसी कौन सी है, दूरदर्शन, कौन सी है, दूरदर्शन क्या है इसकी दूसरी एजेंसी है। तो ये दो एजेंसियां किसकी हैं, प्रसार भारती की हैं। और इसके द्वारा बनाया गया ये जो हमारा चैनल प्रसार भारती के द्वारा ही बनाया गया है। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जो हमारी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी थी, इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को जोड़ करके एक नई टीवी का नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है, संसद टीवी। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जो संसद के दोनों सदन थे इनकी जो टीवी थी इनको मिला करके क्या बना दिया गया, संसद टीवी बना दिया गया है। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया इसके बारे में। और ये चैनल किसके द्वारा बना है, प्रसार भारती के द्वारा बना है, इतना याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए वैसे तो आज हम मई महीने के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी चर्चा हम आज करेंगे। अब यहाँ पर अगर प्रेस की बात आई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं, तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को। इसके आगे अगर हम बात करें कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो आपको पता है कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर
संविधान का आर्टिकल नंबर 19(1) है, उसमें विचार और अभिव्यक्ति की क्या की गई, स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में मिलेगी, 91 में आपको क्या मिलेगी, प्रेस की स्वतंत्रता। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। और ये जो चैनल आपका बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, प्रसार भारती के द्वारा बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण को किस टेलीकॉम कंपनी ने घोषणा की है, के निर्माण की किस टेलीकॉम कंपनी ने घोषणा की है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम जो है, इसके निर्माण की किस टेलीकॉम कंपनी ने घोषणा की है। तो पहले तो ये समझो कि होता क्या है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर है जो कि आपका कहाँ बिछाया जाएगा, समुद्र के अंदर बिछाया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर आपका समुद्र के अंदर बिछाया जाएगा इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाने के लिए, यानी कि विदेशों तक इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका समुद्र के अंदर बिछाया जाएगा। तो इसकी घोषणा जो है वो किसने की है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि रिलायंस जियो के द्वारा की गई है इसकी घोषणा। रिलायंस जियो के द्वारा क्या किया गया, इसकी घोषणा की गई है। और देखिए इसमें आपकी 2 केबल पड़ेंगी, कौन कौन सी। पहली केबल जो है वो आपकी पड़ेगी इंडिया एशिया एक्सप्रेस। पहली केबल का नाम क्या होगा, इंडिया एशिया एक्सप्रेस होगा। और दूसरी केबल का नाम क्या होगा, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो ये आपकी 2 केबल होंगी इसके अंदर, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय केबल सिस्टम, सबमरीन केबल सिस्टम बनेगा, उसमें आपकी 2 केबल डाली जाएंगी। एक आपकी इंडिया एशिया एक्सप्रेस होगी, एक आपकी इंडिया और यूरोप एक्सप्रेस होगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका ये जो है कहाँ से कहाँ तक, ये भारत से थाईलैंड तक इंटरनेट की सुविधा को बेस्ट बनाने के लिए, यानी कि इंटरनेट की सुविधा को डेवलप करने के लिए है। और ये कहाँ है, भारत से इटली तक। कहाँ, भारत से इटली तक जो है वो इस सुविधा को, यानी कि इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाने के लिए। और इसकी जो स्थापना है, मतलब ये जो स्टार्ट होगी वो 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो स्टार्ट होगी वो कब से हो जाएगी, 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये कि रिलायंस जियो जो है, रिलायंस जियो के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसमें जो है वो आपकी 2 लाइनें बिछेंगी, एक होगी आपकी इंडिया एशिया एक्सप्रेस, दूसरी होगी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है वो भारत से थाईलैंड तक, और जो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है वो भारत से इटली तक 2024 में बनना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर की, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर की, तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि हिंदी में से क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, यानी कि TIR, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम बात करें कि इसका जनक जो है वो किसे कहा जाता है, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ऑप्टिकल फाइबर का जनक जो है वो किसे कहते हैं, नरेंद्र सिंह। ऑप्टिकल फाइबर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कृपानी को। किसे बोलते हैं, नरेंद्र सिंह कृपानी। किसे बोलते हैं, नरेंद्र सिंह कृपानी को कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि रिलायंस जियो के द्वारा इसकी क्या की गई है, घोषणा की गई है। और ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें तो ये किस पर वर्क करता है, TIR पर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, TIR पर कार्य करता है। और नरेंद्र सिंह कृपानी जो है वो कौन है, ऑप्टिकल फाइबर का इन्हें क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की टीम को एटियन ग्लेज पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बताना है कि किस टीम को FIH के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा एटियन ग्लीच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो हम बात करेंगे किसके द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एटियन
ग्लीच अवार्ड की अगर हम बात करें, एशियन ग्लीच अवार्ड, एशियन ग्लीच अवार्ड की बात करें तो सबसे पहली बात ये किसके द्वारा दिया जाता है? FIH के द्वारा दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये अगर हम बात करें कि संबंधित किससे है, तो ये पुरस्कार आपका संबंधित है हॉकी से। और ये अभी दिया किसे गया है? FIH के द्वारा। तो ये किसे दिया गया है? हॉकी की इंडिया टीम को दिया गया है, यानी किसे दिया गया? इंडिया टीम को दिया गया है, यानी कि किसे दिया गया? हॉकी इंडिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इंडिया टीम, यानी कि अगर हम हॉकी इंडिया की बात करें, किसे दिया गया? हॉकी इंडिया को। तो अगर हम हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी हम इधर बात करेंगे FIH की, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पुरस्कार हॉकी इंडिया को मिला है, तो हॉकी इंडिया के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। यानी कि हॉकी इंडिया के जो हमारे सदस्य हैं वो कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हैं, जिनके द्वारा क्या किया गया है? जो कौन है इसमें वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं FIH की, तो FIH की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1924 में की गई थी। और FIH का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लुसाने, यानी कि FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है। और ये लुसाने आपका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है ये लुसाने, यानी कि FIH का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यहाँ पर जो है हमारा इसके द्वारा क्या किया गया? एशियन ग्लीच अवार्ड किसके द्वारा, किसे दिया गया? हॉकी इंडिया को दिया गया है। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह बत्रा। कौन है? नरेंद्र सिंह बत्रा। तो नरेंद्र सिंह बत्रा जो है वो वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और याद रखना कि एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि क्या बने हैं? आपके FIH के अध्यक्ष बने हैं। और इनको 2 बार, यानी कि दूसरी बार लगातार चुना गया है। 2 टाइम्स जो है वो इनको चुना गया, और ये इस समय दूसरी बार जो है वो क्या है? FIH के अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है कि एशियन ग्लीच अवार्ड किसको दिया गया? हॉकी इंडिया को दिया गया। किसके द्वारा? FIH के द्वारा। FIH की स्थापना कब होती है? 1924। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या हेडक्वार्टर है। और नरेंद्र सिंह बत्रा जो है, जो क्या इसके अध्यक्ष हैं, और एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं। अगर हॉकी की बात आई है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप क्या हुआ था? 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप जो हुआ था, 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? भारत में, उड़ीसा के अंदर होता है। 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में उड़ीसा के अंदर होता है। और इसको जीता किसने था? तो इसको जीता था बेल्जियम ने। किसने जीता था? बेल्जियम के द्वारा इसको जीता गया था। और अगर हम पूछ लेते कि 2023 का जो होने वाला है हॉकी विश्व कप, ये कहाँ होगा? तो ये भी आपका कहाँ पर होगा? भारत में ही होगा। यानी कि 2018 का भी भारत में हुआ है, और 2023 का भी हॉकी विश्व कप पुरुष वाला कहाँ पर होगा? भारत में ही होगा। अच्छा, इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, अगर हम बात करें भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ पर बन रहा है? तो सबसे बड़ा जो स्टेडियम है हॉकी का वो कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी आपका कहाँ पर बन रहा है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में कहाँ पर बन रहा है? उड़ीसा में राउरकेला एक स्थान है जहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। और इस स्टेडियम का जो नेम है वो क्या होगा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नेम होगा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो कहने का अर्थ ये है कि हॉकी का जो सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम होगा वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? उड़ीसा राउरकेला के अंदर। और इसका नेम क्या होगा? बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। और एशिया के जो पहले व्यक्ति हैं वो नरेंद्र सिंह बत्रा हैं। और याद रखना है कि 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा में हुआ था, भारत में, बेल्जियम में। बेल्जियम को इसने जीता था। और 2023 का भी कहाँ होगा? भारत के अंदर ही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो भारत में कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। इसके आगे दे रखा है 22 मई, 8 मई और 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बताइए भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अगर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो सबसे पहली बात ये, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, तो जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था? 11 मई 1998 को।
और 11 मई 1998 को कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर होता है। और इसका जो नाम है वो इसका नाम क्या है, ऑपरेशन शक्ति। क्या नेम है, ऑपरेशन शक्ति जो है वो इसका क्या है, नेम है। अच्छा, इस समय जो हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि अगर पूछा जाए कि दूसरा जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर, राजस्थान पोखरण के अंदर जो हमारा हुआ था, वो हमारा पोखरण, राजस्थान पोखरण के अंदर जो हमारा हुआ था। और ये जो हमारा हुआ था दूसरा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। तब से हमने क्या किया है कि 11 मई 1998 को जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, तब से हम क्या मना रहे हैं, 11 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और याद रखना, ये स्टार्ट कब से किया गया था, ये 1999 से स्टार्ट किया गया था, जब हमारा दूसरा हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद क्या है, 1 साल के बाद ये 1999 से स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो हमारा परमाणु परीक्षण है वो कब होता है, मई 1974 में होता है। कब होता है, मई 1974 में होता है। और उस समय हमारा एक प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्ध। ये स्माइलिंग बुद्ध का मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम इसे देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्ध मुस्कराएं। क्या मतलब हुआ, बुद्ध मुस्कराएं। तो ये हमारा जो था दूसरा परमाणु परीक्षण था, और ये भी कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर ही होता है। तो आपको याद रखना है कि हम जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट किया गया, 1999 से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि 11 मई को हमने क्या किया था, अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जो कि कहाँ पर हमारा हुआ था, राजस्थान के अंदर। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में सीबीआई के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीबीआई का यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा किसे नियुक्त किया गया। एसएस देशवाल को, राकेश अस्थाना को, ऋषि कुमार शुक्ला को, सुबोध कुमार जायसवाल को, किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल। किसको नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ये सुबोध कुमार कौन है, ये 1985 बैच के आपके आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली है, ये किसको रिप्लेस करेंगे, किसकी जगह पर ये आए हैं, तो ये आपके आए हैं ऋषि कुमार शुक्ला। यानी कि इससे पहले जो सीबीआई के निदेशक कौन थे, तो वो थे आपके ऋषि कुमार शुक्ला। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसकी जगह पर किसे अपॉइंट किया गया, सुबोध कुमार जायसवाल को। ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। यानी कि 2 वर्ष तक क्या रहेंगे, सीबीआई के निदेशक रहेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं कि इन्हें अपॉइंट किसने किया है, तो याद रखना कि इसके लिए एक समिति होती है, और इस समिति में कौन कौन होता है, एक तो आपके पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद दूसरा कौन होता है, तो दूसरे आपके होते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष, जो लोकसभा में नेता विपक्ष होता है वो, और उसके बाद आपके कौन थे, जस्टिस एन.वी. रमना। कौन थे, एन.वी. रमना। तो ये आपके इसमें 3 लोग थे इस समिति में, जिस समिति के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो पीएम थे और लोकसभा में नेता विपक्ष, तो इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो नेता विपक्ष है वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो आपके वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। तो ये 3 लोगों की एक कमेटी थी जिसके द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है, जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया सुबोध कुमार जायसवाल को। अगर हम आगे बात कर लेते हैं सीबीआई की, तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अगर हम इसकी बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1963 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें
कि सीबीआई जो है वो किस मंत्रालय के अंडर में आती है, तो पहले ये जो सीबीआई थी वो आपकी गृह मंत्रालय के अंडर में आती थी। किसके अंडर में आती थी? गृह मंत्रालय के अंडर में आती थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा सीबीआई है ये किसके अंडर में आता है? तो ये आपका आता है कार्मिक एवं लोक सेवा एवं लोक शिकायत मंत्रालय। लोक शिकायत मंत्रालय, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंडर में आता। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, लोक शिकायत जो मंत्रालय है वो वर्तमान में किसके पास है? यानी कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारा कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय है ये वर्तमान में किसके पास है? तो पहले ये जो सीबीआई थी वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती थी, लेकिन वर्तमान में किसके अंडर में आती है? कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंडर में आती है। तो बस आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो हमारे सुबोध कुमार जायसवाल हैं 1985 बैच के IPS अधिकारी, उनको क्या अपॉइंट किया गया है? सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष कार्यकाल होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी सोराबाजी का निधन हो गया है, तो महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? अभी हाल ही में एक हमारे पूर्व महान्यायवादी रहे थे जिनका नाम है सोराबाजी, इनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि महान्यायवादी यानी कि जिसको क्या कहते हैं? AG यानी कि अटॉर्नी जनरल, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो अटॉर्नी जनरल का जो उल्लेख है वो आपका किस आपका उसमें है? अगर हम बात करें किस आर्टिकल में है संविधान के अंदर, तो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है? 76, यानी कि 76 में क्या किसकी बात की जाती है? AG की बात की जाती है। और याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि कानून अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगर AG की बात करें, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 बताता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके द्वारा ही किया जाता है। और अगर हम बात करें, आपको पता है कि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सदन में बोल सकता है, लेकिन किसी को वोट नहीं कर सकता है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल नंबर 88 है। तो आर्टिकल नंबर जो 88 है वो आपका बताता है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, वो अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसको संसद में बोलने की क्या है? पावर है, लेकिन वो किसी को मत नहीं कर सकता है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं, इसको याद रखना, चर्चा में आए हैं, यानी कि याद रखना। वर्तमान में अगर हम AG की बात करें तो वर्तमान में आपके AG कौन है? तो KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल। ये आपके कौन है? वर्तमान में AG हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल वर्तमान में हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता होती है, जैसे कि आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए योग्यता होती है, वही आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए योग्यता होती है। और इस अपॉइंटमेंट इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये पूरी तरीके से किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के ही अधीन होता है। तो जैसा कि आपका सेंट्रल में जो हमारा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। उसी प्रकार से अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में भी हमारा राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, वो कौन होता है? आपका महाधिवक्ता, यानी कि राज्य का कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। और इसका संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो इसके लिए जो आर्टिकल संबंधित है वो कौन सा? 165 है। तो जैसा कि वहाँ पर हमारा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है महान्यायवादी का, उसी प्रकार से जो राज्य में महाधिवक्ता होता है उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 76 जो है वो हमारा AG यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, और आर्टिकल नंबर 165 जो है वो क्या बताता है? राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताता है। और वर्तमान में जो हमारे AG हैं, तो वर्तमान में AG कौन है? हमारे KK वेणुगोपाल, यानी कि। और जो हमारे अभी जिनका निधन हुआ है सोराबाजी, ये जो है वो आपके 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, यानी कि 2 बार हमारे भारत के क्या रह चुके हैं? महान्यायवादी रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों
को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। यानी कि कारों, कहने का अर्थ है कि सड़कों पर स्वचालित, यानी कि उसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर के विदाउट वो कार चलती चलेगी, तो स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति कौन दे चुका है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वो आपका क्या बन चुका है? पहला देश बन चुका है जिसने स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की क्या दे दी है? अनुमति दे दी है। अब देखिए, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रोड, इसके लिए एक अलग से लेन बनाई गई है, इसके लिए एक अलग से लेन फॉर्मेट की गई, इस लेन में ही क्या है? ये कार चलेगी। अब आपको सोचना होगा कि इसका जो हमारा स्पीड है या ब्रेक है वो कैसे कंट्रोल होगा। तो जो हमारी लेन है इसके अंदर पूर्णतः सेंसर लगे हुए हैं, और जब ये सेंसर के द्वारा ही हमारी कार की जो स्पीड है वो कंट्रोल की जाती है, और ब्रेक जो होते हैं वो इस सेंसर के द्वारा ही कार में लगते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति हॉवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी क्या है? स्पीड है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और ये कौन सा देश जो है वो दे चुका है? तो ये दे चुका है ब्रिटेन। अच्छा, अगर हम बात कर ले, आपने 3 नाम सुने होंगे, एक यूके नाम सुना होगा और एक आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं जीबी, और एक आपने नाम सुना होगा इंग्लैंड। आज देखिए, हम आपको बताते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। एक होता है आपका यूके, दूसरा होता है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा होता है इंग्लैंड। अच्छा, अगर हम यूके की बात करें तो इस यूके के अंदर NEWS और यहाँ पर क्या होता है? EWS, यानी कि ये हमारा 4 देशों का संगठन है। यानी कि हमारा एक नॉर्थ आयरलैंड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ आयरलैंड और इंग्लैंड, और अगर हम बात करें इंग्लैंड, उसके बाद हमारा वेल्स, और ये हमारा क्या होता है? स्कॉटलैंड। तो ये जो हमारा 4 देशों का समूह है, नॉर्थ आयरलैंड और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये अगर चारों देश आपस में मिल जाते हैं तो इन चारों देशों का जो समूह है वो आपका क्या कहलाता है? यूके कहलाता है। अगर यहाँ से आपका नॉर्थन आयरलैंड, यानी कि नॉर्थन आयरलैंड की अगर हम बात करें, उत्तरी आयरलैंड को अगर हम बाहर कर देते हैं तो ये जो हमारा बसते हैं, अगर हमारे जो 3 देश बसते हैं इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो ये जो हमारे तीनों मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ये अलग से हमारा क्या है? एक देश है इंग्लैंड। तो आपको तीनों में अंतर पता चल गया होगा। ये 4 राज्यों का समूह है और ये क्या है? 4 देशों का समूह है, और ये क्या है? 3 देशों का समूह है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है? यानी कि कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है? तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में मई 2021 के अंदर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली थी। कब होने वाली थी? ये मई 2021 में ही होने वाली थी। और कहाँ पर होने वाली थी? दिल्ली के अंदर होने वाली थी। ये जो हमारी चैंपियनशिप है वो कहाँ होने वाली थी? दिल्ली के अंदर होने वाली थी। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में अभी क्या लगा हुआ है? लॉकडाउन लगा हुआ है। और हमारा पूरा देश जो है वो कहीं ना कोविड-19 से जंग लड़ रहा है। इसीलिए क्या किया गया है कि जो हमारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसको क्या किया गया? भारत से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? UAE के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर क्या कर दिया गया? इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि अब जो हमारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 होगी वो कहाँ पर होगी? यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार 2020 के जो IPL थे हमारे, 2020 के IPL, वो भी हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण की वजह से इसी देश में क्या किए गए थे? ट्रांसफ़र किए गए थे, जो कि हमारा कौन सा था? 13वां संस्करण था IPL का। तो IPL का जो 13वां संस्करण था वो भी हमारा कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था? UAE के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। अगर हम UAE की बात करें तो UAE की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल UAE की क्या है? तो इसकी कैपिटल है आबू धाबी। इसकी कैपिटल क्या है? आबू धाबी है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करेंगे तो इसकी करेंसी क्या है? UAE द्रहम जो है वो इसकी क्या है? करेंसी है। द्रहम जिसकी क्या है? करेंसी है। अगर हम इसके एक प्रेसिडेंट की बात करेंगे यानी कि राष्ट्रपति, तो इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान को कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। खलीफा बिन जायद अल नहान जो है वो क्या है? इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखना है कि 2021 की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? UAE के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में आर्टिकल 311 का यूज करने वाला
पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, यानी कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आर्टिकल 311 का यूज सबसे पहली बार किया गया है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये आर्टिकल 311 होता क्या है। तो अगर हम आर्टिकल 311 की बात करेंगे तो आपको पता है कि राज्य में कहीं भी अगर कोई भी हमारा अधिकारी है, कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी है, उसे पद से हटाना है, पद से बर्खास्त करना है या उसकी रैंक को कम करना है, तो हम आर्टिकल 311 का यूज करते हैं। यानी कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को अगर उसके पद से हटाना है, बर्खास्त करना है या फिर उसकी रैंक को गिराना है, तो हम जिस आर्टिकल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, 311 आर्टिकल। और इस आर्टिकल का यूज अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के जो अभी हमारे उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, अभी मनोज सिन्हा के द्वारा क्या किया गया, यूज किया गया है। यानी कि हाल फिलहाल में अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो मनोज सिन्हा है, उनके द्वारा इसको यूज किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है कुपवाड़ा जिला, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है कुपवाड़ा जिला, जहां पर एक सरकारी टीचर था, उस सरकारी टीचर को राष्ट्रीय गतिविधियों के विरोध में, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के चक्कर में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया आर्टिकल 311 के तहत। यानी कि कुपवाड़ा जो ज़िला है वहां पर सरकारी टीचर को उसकी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के चक्कर में क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया है। तो याद रखना है कि अभी हाल फिलहाल में यूज करने वाला पहला, यानी कि पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश ने यूज किया है, तो वो आपका किया है जम्मू कश्मीर ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब आपका क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूटी बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारा ये राज्य जो है वो कब यूटी बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 2019 को ये जो हमारा जम्मू कश्मीर था, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया था। एक तो था हमारा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था, जहाँ आपका लद्दाख था। तो जब जम्मू कश्मीर हमारा पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के पहले, यानी कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो उसके पहले राज्यपाल कौन बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। कौन बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में भारत के कौन है, CAG हैं, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वर्तमान में आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर ने पहली बार आर्टिकल 311 का यूज किया है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर आपका यूटी कब बना था, तो 31 दिसंबर 2019 को बना था। और पहली बार अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना था, तो उस समय इसके पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो इतना आपको याद रखना है। तो देखिए साथियों, ये थे आपके आज के मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और देखिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मई में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं, उनको हम 5 से 6 वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद आपका 1 जून से डेली करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज ही अगर हम बात करें तो आपकी जो मई के महत्वपूर्ण दिवस की जो क्लास है वो भी आपको आज ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।